नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए। जैसा आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे, आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, एसएससी जीडी और यूपीपीएससी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की जो संभावित परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रख करके यह सीरीज बनाई जाती है। और सामान्य अध्ययन की मूल विषय वस्तु में जितने भी विषय शामिल किए जाते हैं उनको हमारी टीम के द्वारा इस प्रश्नोत्तरी में शामिल किया गया है और बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को भी देखा गया है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके एक संतुलित रूप से सामान्य अध्ययन की यह श्रृंखला आपके लिए हम लाते हैं और आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। आप सभी का अपनी पूरी टीम की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं और बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि रोज की भांति हमारा पहला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से ही लिया जाता है और यह संयोग भी है कि आज का हमारा जो पहला प्रश्न है हमारी श्रृंखला का वह भी भारतीय राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? पहले विकल्प में है राज्यों के राज्यपाल, दूसरे विकल्प में केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य और तीसरे विकल्प में है महान्यायवादी और चौथे और अंतिम विकल्प में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे आज के इस पहले प्रश्न का सही जवाब है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिनको कहा जाता है सीएजी, याद रखिएगा, जिनको कहा जाता है सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण नहीं करते हैं, याद रखिएगा। इनका जो पद का उल्लेख है वह संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में किया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पद और उनके कार्य के बारे में प्रावधान किया गया है। ये भी आपको याद कर लेना है, अपनी नोटबुक में लिख भी लेना है कि जो सीएजी का पद है वह कहां पर है, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। पहला तुम्हारा सही जवाब है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यह भी आपको याद रखना है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो हम अब इसकी व्याख्या करेंगे। तो इस पद का वर्णन कहां पर है? तो याद रखिएगा संविधान के भाग 5 में। संविधान के भाग 5 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन है और अनुच्छेद कौन सा है? तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में इनके पद का वर्णन किया गया है। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा यह भी आपको याद रखना है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाएगी, यह भी आपको याद रखना। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन ये प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। अगर कार्यकाल के पूर्व इनको पद से हटाना पड़े तो वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान जैसा संविधान में किया गया है, ठीक मिलती जुलती प्रक्रिया के द्वारा ही संसद में एक प्रस्ताव ला करके दोनों सदनों में उसको पारित करके इनको पद से हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, किंतु नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और यह भी आपको याद रखना है, अगर अपने कार्यकाल के पूर्व स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहते हैं, पदमुक्त होना चाहते हैं, तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। यह भी आपको याद करना है। अब हम बचे हुए विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज को आपके द्वारा बहुत सराहा जाता है कि जो अन्य विकल्पों पर चर्चा होती है, यह चीज आप लोगों को बहुत पसंद आई है। बहुत सारे हमारे छात्र वर्तमान, बहुत सारे पूर्व छात्र जो आज अलग अलग नौकरियों में सेवारत हैं, उनके भी बहुत सारे फोन आते हैं, अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं, तो उन पर भी हम विचार करते हैं और बचे हुए विकल्पों पर भी हम चर्चा करते रहते हैं। तो जो पहला विकल्प है राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल पद की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 रहेगा और भाग कौन सा रहेगा? तो आपको याद रखना है संविधान का भाग 6। संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का वर्णन है। उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक, 1 या 1 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 153 भाग
6 और राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। नियुक्ति कौन करेगा राज्यपालों की? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाएगी, यह भी आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति क्या है, यह भी हम लोग जान लें। तो संवैधानिक स्थिति है भाग 5 और अनुच्छेद 74। अनुच्छेद कौन सा? तो 74 आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 74 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो शक्तियां संविधान के द्वारा दी गई है, राष्ट्रपति में जो शक्तियां निहित है, उन शक्तियों का प्रयोग संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 74। आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी। महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको पद से हटाया जा सकता है, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, भी याद रखना है। और यहां पर हम जान लें कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का तात्पर्य प्रधानमंत्री सहित से है। यहां पर तो प्रधानमंत्री सहित इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो यह भी यहां पर लिख लेना है आपको, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, यह भी आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी। महान्यायवादी के पद की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है और भाग भी आपको लिख लेना कौन सा है? 5। भाग 5 और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का वर्णन है। यह भारत सरकार के प्रथम विधि सलाहकार होते हैं और भारत राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यह भी आपको याद रखना है। एक बार हम प्रश्न को पुनः पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है? राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो हमारे आज के प्रश्न का जवाब सही है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भाग 5 में इनके पद का वर्णन है। अनुच्छेद 148 से 151 तक के प्रावधान इनके बारे में किए गए हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और समय पूर्व यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, किंतु इनको अगर समय पूर्व पद से हटाने की प्रक्रिया की बात की जाएगी तो यह प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। इनको पद से हटाने की वही रीति है जो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए है। राज्यों के राज्यपाल भाग 6 अनुच्छेद 153 नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रधानमंत्री सहित इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 74 में है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। महान्यायवादी का पद का वर्णन संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 में है और यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। याद रखिएगा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर के इसको तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध दक्षिण भारत से नहीं है? हमारी टीम का प्रारंभ से ही प्रयास रहा है कि 1 से 2 प्रश्न अपनी श्रृंखला में हम ऐसे आपसे जरूर पूछे जिनका उत्तर आपको नहीं में देना होता है, क्योंकि जब उत्तर आपसे नहीं में पूछा जाता है तो वहां पर गलती की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है? कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध दक्षिण भारत से नहीं है? तो हमें नहीं को क्या करना है? सबसे पहले तो हमें नहीं को अंडरलाइन कर देना, हमसे नहीं पूछा गया है। और पहला है सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम। यह प्रश्न आर्ट कल्चर से लिया गया है, कला संस्कृति, यहां से भी सामान्य अध्ययन में प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सत्रिया। सत्रिया कहां का नृत्य है? तो आपको याद रखना है असोम। असोम, असोम। और असोम की भौगोलिक स्थिति क्या है भारत के मानचित्र में? तो यह पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, याद रखिएगा असोम। बचे हुए विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे। बचे विकल्पों पे कुचिपुड़ी, तो यह कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगला जो विकल्प है कथकली,
तो यह कहां से संबद्ध है? तो इसका संबंध केरल से है। और भरतनाट्यम का कहां है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु। तमिलनाडु। एक बार पुनः चर्चा करेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध दक्षिण भारत से नहीं है? सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया सत्रिया। सत्रिया का संबंध कहां से है? तो असम से, जो कि भारत के मानचित्र में पूर्वोत्तर में स्थित है। उसकी भौगोलिक स्थिति पूर्वोत्तर भारत की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला और भरतनाट्यम तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न से पूछा जाता है। बहुत ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके फाउंडर आपसे पूछ लिए जाते हैं, उनके संस्थापक कौन है, उस संस्था या उस संगठन की नींव किसके द्वारा डाली गई? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये पहले विकल्प पर है। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, यहां पर पूरा नाम इनका लिखा गया है, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। तीसरे विकल्प पर है राकेश शर्मा और चौथे विकल्प पर है मानकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। मैं एक बार पुनः पढ़ रहा हूं, आपको अजीब लग रहा होगा। मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। ज्यादातर हम लोग लिखा देखते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो यहां पर हमारी टीम का प्रयास है कि कम शब्दों में, कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक हम पहुंचाएं और आप परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए। तो डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई इनका पूरा नाम है। एक क्वेश्चन अपने आप में तो यही बन गया कि जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक उनका पूरा नाम क्या है? तो आज आप जान गए, उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट भी कर रहे होंगे। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक बताए गए हैं, याद रखिएगा। और इसरो को स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है उसके जनक कौन है? तो सही जवाब हो गया डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। अब हम बचे विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये भारत में परमाणु ऊर्जा और परमाणु कार्यक्रम के जनक बताए गए। भारत में या भारत के परमाणु ऊर्जा या परमाणु कार्यक्रम के जनक बताए गए। याद रखना है, परमाणु कार्यक्रम के ये जनक बताए गए हैं और इन्हीं के प्रयासों से भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय का भी गठन इन्हीं के प्रयास से किया गया, भी आपको याद रखना है। तो जो भारत की जो परमाणु शक्ति है, आज भारत अगर दुनिया के चंद देशों में शामिल है कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी को क्रेडिट जाता है तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। याद रखिएगा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, इसकी नींव रखने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वर्तमान से लेकर के जो भविष्य की भी पीढ़ियां भारत की हैं, वो भी इनके योगदान को कम करके नहीं आंक सकती हैं। हम आप सब इनके ऋणी हैं। याद रखिएगा, भारत की परमाणु ऊर्जा और परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगले विकल्प पर हम चर्चा करते हैं, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, याद रखिएगा, राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। मैं लिखा दे रहा हूं उनके आगे, यह भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। और यह भी याद रखिएगा कि किस वर्ष से अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे? तो 3 अप्रैल 1984 को। याद रखिएगा, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को ये अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। ऐसे ये भारत के पहले व्यक्ति हैं और इनका जो संबंध है वो भारतीय वायुसेना से है। यह भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर थे। याद रखिएगा, इनका पद भी पूछा जा सकता है। यह भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर थे। याद रखिएगा, स्क्वाड्रन
लीडर के पद पर थे। याद रखिएगा, इनका पदनाम भी आपको याद रखना कि राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। 3 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष की सैर पर गए थे और उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और जैसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने जब इनसे संवाद किया तो इनसे पूछा था, राकेश बताइए कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा है, तो इन्होंने संबोधन किया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। याद रखिएगा। और भारतीय वायुसेना में ये किस पद पर थे, तो ये स्क्वाड्रन लीडर पर थे। अभी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा चर्चित नाम अंतरिक्ष यात्राओं में किसका है, तो नंबर 1 पर राकेश शर्मा का है, जो कि भारतीय वायुसेना से थे, ताल्लुक रखते थे और स्क्वाड्रन लीडर के पद पर थे। अब दोबारा से कोई अंतरिक्ष यात्री भारत से गया, उसका नाम आपको याद रखना है। कौन, तो आपको नाम याद रखना है शुभांशु शुक्ला, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, याद रखना आपको, कैप्टन शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। याद रखिएगा, इनका ताल्लुक भी भारतीय वायुसेना से है। ये भी भारतीय वायुसेना में कैप्टन के पद पर आसीन है और अंतरिक्ष यात्री भारत के हैं। इनका क्रम दूसरा है, यह भी याद रखना है। राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री हैं और शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। इनका ताल्लुक भी भारत की हमारी वायुसेना से है और शुभांशु शुक्ला जी का भी भारतीय वायुसेना से ही ताल्लुक है। ये कैप्टन के पद पर आसीन है और ये स्क्वाड्रन लीडर के पद पर आसीन थे, ये भी आपको याद रखना है। अब जो हमारा अंतिम विकल्प है, मनकोम्बु संबा शिवन स्वामीनाथन। आप में से बहुत सारे लोग इस नाम को लेकर के बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि क्या विकल्प में शामिल कर दिया गया, तो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। यह भारत के हरित क्रांति के जनक थे। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक आप अब तक पढ़ते आए होंगे ज्यादातर। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पढ़ते होंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो जो MS स्वामीनाथन जी हैं, उनका पूरा नाम आज आप जान गए, मनकोम्बु संबा शिवन स्वामीनाथन। मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। याद रखिएगा, ये भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ये भी आपको याद कर लेना है। ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के ये फादर बताएंगे भारत में। अगर वैश्विक स्तर पर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक हैं और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और अभी आप ये भी याद रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार से विभूषित भी किए जा चुके हैं, इनको भारत रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 के दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो वो ऐसा अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ में, इलाहाबाद या प्रयागराज, लाहौर या सूरत? पूर्व नाम इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज। ये तो आपको जानकारी होगी कि इलाहाबाद नाम अकबर के शासनकाल में किया गया था, इसका नाम प्रयागराज ही था और इलाहाबाद का वर्तमान सरकार के द्वारा पुनः नाम कर दिया गया है, जो कि पूर्व में था, हमारे ग्रंथों में वर्णित है प्रयागराज। ठीक है, तो लखनऊ, इलाहाबाद, लाहौर और सूरत। तो जो 1929 का अधिवेशन हुआ और तारीख की 31 दिसंबर का आखिरी दिन था, सन 1929 था और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। ये भी याद रखना है, ये खास क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। यह अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ में, इलाहाबाद में, लाहौर में या सूरत में? तो यह अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। याद रखिएगा, यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था, यह भी आपको याद रखना है। और इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी पास हुआ था, उसकी अनुमति भी ली गई थी। आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी रखा गया था, प्रस्ताव भी रखा गया था, यह भी आपको याद रखना है।
आपसे पूछा जाएगा कि जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो कहां हुआ था। जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया तो लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और यह अधिवेशन क्यों खास हो जाता है? क्योंकि इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी पास हुआ था, इसकी अनुमति भी ली गई थी, इसलिए अधिवेशन बेहद खास हो जाता है। अब हम बचे हुए विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में है और लखनऊ में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन हुए। याद रखिएगा, इनकी संख्या यदि आपसे पूछ ली जाए तो कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन लखनऊ में हुए, यह भी याद रखिएगा। इलाहाबाद या प्रयागराज, यहां पर भी कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन हुए। इलाहाबाद या प्रयागराज में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन हुए, यह भी आपको याद रखना है यदि आपसे संख्या पूछ ली जाती है। उत्तर प्रदेश विशेष या यूपी स्पेशल में अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो आपका जवाब होगा 3। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद या प्रयागराज में कांग्रेस के या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने कुल अधिवेशन हुए, तब भी आपका जवाब होगा 3। यह भी आपको याद रखना है। अब लाहौर में कितने अधिवेशन है, जो कि विकल्प है महाराज का, तो लाहौर में कांग्रेस के कुल 4 अधिवेशन हुए। इस अधिवेशन को शामिल करते हुए 4 अधिवेशन हुए। अगर इस अधिवेशन की गणना नहीं करेंगे तो 3, तो कुल आपको याद रखना है 4। सूरत में कितने अधिवेशन हुए, तो सूरत है कहां? गुजरात में है और ताप्ती नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा, सूरत गुजरात में है और ताप्ती नदी के किनारे स्थित एक शहर है और यहां पर 1 अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, 1 अधिवेशन हुआ है, यह भी आपको याद रखना है, सूरत अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आज की श्रृंखला का, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के मध्य कौन सा ग्रह स्थित है? यह प्रश्न खगोलकी से लिया गया है और सामान्य अध्ययन में खगोलकी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के मध्य कौन सा ग्रह स्थित है? बृहस्पति, बुध, पृथ्वी और शुक्र। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सही जवाब तक पहुंच गए होंगे। तो मंगल और शनि के बीच में कौन उपस्थित है? तो बृहस्पति, जिसको गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो लैटिन लिटरेचर है या जो लैटिन साहित्य उसमें इसको जुपिटर कहा गया है, भी याद रखिएगा, इसका नाम जुपिटर है और यह सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है, भारी ग्रह है, यह भी आपको याद रखना है। और एक आपको टेबल याद रखनी है जो हमेशा आपके काम आएगी अगर ऐसा प्रश्न आपसे कभी पूछा गया भविष्य में। आप भी टेस्ट सीरीज में प्रश्न पूर्व में पूछ भी चुके हैं, आज आपके सामने खगोलकी का प्रश्न है और वर्तमान को देखते हुए भविष्य में भी हम आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रहों की स्थिति है उसके लिए आपको एक टेबल याद कर लेनी है। सबसे पहले क्रम में कौन आएगा? सूर्य। सूर्य एक तारा है, इसमें अपना स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊर्जा है और पूरे सौरमंडल में प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी सहित कौन है? तो आपका जवाब होगा सूर्य है। सूर्य के बाद जो पहला ग्रह आता है सौरमंडल में वह बुध है और बुध के बाद दूसरा ग्रह आता है शुक्र है और शुक्र के बाद तीसरा ग्रह कौन है? तो आपको याद रखना है हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बाद नंबर 4 पे कौन आएगा? तो मंगल है और मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह मेखला, याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह मेखला पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह मेखला जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। क्षुद्र माने छोटा, छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रह होने के कुछ नियम और शर्तों को पूरा करते हैं और मंगल और बृहस्पति के मध्य एक श्रृंखला में चक्कर भी लगाते हैं, भी याद रखिएगा। तो इसीलिए इनका नाम रख दिया गया क्षुद्र ग्रह मेखला, एस्ट्रॉयड बेल्ट। अगला ग्रह कौन सा जो कि आज के प्रश्न का जवाब है? बृहस्पति या गुरु, बृहस्पति या गुरु, याद रखिएगा। और इसके पश्चात कौन ग्रह आएगा? शनि। इसके पश्चात कौन आएगा? शनि। और फिर कौन आएगा? अरुण। अगला ग्रह कौन आएगा? अरुण, अरुण। इसके बाद अंतिम कौन आएगा? वरुण। यह स्थिति 2006 के पश्चात की है। अगर हम 2006 के पहले की बात करेंगे तो ग्रहों की संख्या सौरमंडल में बताई गई थी 9 और 2006 के बाद, याद रखिएगा, 2006 के बाद अगर आपसे पूछा गया तो ग्रहों की संख्या 8 बताएंगे और 2006 के पहले पूछा गया तो ग्रहों की संख्या 9 बताएंगे और अंतिम और 9वें नंबर पर कौन आएगा? तो प्लेटो या यम, याद रखिएगा, प्लूटो या यम, याद रखिएगा। अब देख लीजिएगा जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, टेबल आपको रट लेनी है। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के मध्य कौन सा ग्रह आएगा? तो मंगल और शनि के मध्य में कौन सा आ रहा है? गुरु या बृहस्पति, याद रखिएगा।
ये क्रम आपको बिल्कुल रट लेना है। आगे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते रहेंगे, हमारी टेस्ट सीरीज में भी, आगामी परीक्षाओं में भी संभावित रहेगा, तो वहां पर आप सही उत्तर करके आएंगे, गलती की कोई संभावना यहां पर नहीं बनेगी। अब हम बच्चे विकल्पों पर अगर हम चर्चा करें तो सौरमंडल का यह सबसे भारी ग्रह हो गया। इसकी क्या खास बात है कि यह सूर्य के सबसे नजदीक है, यह सूर्य के सबसे नजदीक है। जैसा कि ऊपर टेबल आप देख रहे होंगे, पहला ग्रह बुध है और उपग्रह विहीन है, याद रखिएगा उपग्रह विहीन है, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह अपना नहीं है। पृथ्वी अगर देखा जाए तो एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन है, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हैं। बाकी अंतरिक्ष में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं, बहुत सारे ऐसी सोलर फैमिली हैं, उन पर संभावित है जीवन, जीवन के कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले, संभावना मात्र है। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कौन प्राकृतिक उपग्रह है? कौन है? तो याद रखना है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा, जो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शुक्र, शुक्र सबसे गर्म है, पहली बात तो ये सबसे गर्म है, सबसे ज्यादा चमकीला है, सबसे ज्यादा चमकीला है। और बुध और शुक्र में समानता क्या है कि यह उपग्रह विहीन है, उपग्रह विहीन। उपग्रह विहीन का तात्पर्य यहां पर प्राकृतिक उपग्रहों से है। शुक्र का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। बुध का भी अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का, पाश्चुराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है? पाश्चुराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है? पहला विकल्प है दूध को सफेद करने के लिए, दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए, दूध के जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसमें पहले उच्च तापमान पर दूध को गर्म किया जाता है और फिर निम्न तापमान पर ठंडा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उसमें जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है और दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सामान्यतः दूध जितने समय में खराब हो जाता है उससे लंबे समय अवधि के लिए इसको रखा जा सकता है और जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है। पहले इसको उच्च तापमान पर गर्म किया जाएगा और फिर तुरंत इसको निम्न तापमान पर ठंडा कर दिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? पाश्चुराइजेशन। सामान्यतः यह क्रिया किसके लिए होती है? तो सामान्यतः दूध के लिए होती है, भी आपको याद रखना बहुतायत में। बाकी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः पाश्चुराइजेशन जो हम लोग पढ़ते हैं पेपर में, जहां सवाल बन जाता है, तो पाश्चुराइजेशन आपको याद रखना दूध के लिए। अगला सवाल हमारी आज की श्रृंखला का है, इबोला वायरस का नामकरण किस आधार पर किया गया? इबोला वायरस का नामकरण किस आधार पर किया गया? एक वनस्पति के नाम पर, एक जनजाति के नाम पर, एक पहाड़ी के नाम पर, या एक नदी के नाम पर? हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे। जो भी आपकी तरफ से विकल्प होगा वहां पर आपने गेस कर लिया होगा। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है एक नदी के नाम पर। याद रखिएगा, इबोला वायरस का नामकरण एक नदी के नाम पर किया गया था। याद रखिएगा, इबोला वायरस की जो पहली बार खोज की गई थी वर्ष 1976 में, याद रखिएगा वर्ष 1976 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, याद रखिएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में वर्ष 1976 में इबोला नदी के किनारे या आसपास, इबोला नदी के पास इस वायरस को खोजा गया था, इसलिए इसका नाम इबोला वायरस रख दिया गया। ये भी याद रखिएगा। और यह इसका जब संक्रमण होता है तो इसको जूनोटिक श्रेणी में रखा गया है। पहले यह जानवरों में देखा गया, और यदि कोई वायरस या कोई बीमारी, ऐसा विकार है जानवरों से, पशुओं से मनुष्यों में आ जाए तो उसको जूनोटिक कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। तो एक जूनोटिक वायरस है और चर्चा में रहता है, तो याद कर लीजिएगा इबोला, इसका नाम एक नदी के नाम पर किया गया। पहली बार इसको वर्ष 1976 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में खोजा गया, इबोला नदी के पास। अब हम बचे हुए विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर क्या है, एक वनस्पति दिया है, एक जनजाति दिया है, एक पहाड़ी दिया है। ऐसा इबोला नाम से कुछ भी नहीं है। एक नदी है, कहां है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। यह भी आपको कंठस्थ कर लेना है, लोकतांत्रिक गणराज्य में। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारी आज की श्रृंखला का,
एक दिवस आपसे हम सामान्यतः जरूर पूछ लेते हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन के पेपर में एक दिवस आपसे जरूर पूछा जाता है। तो उसी क्रम में आपके सामने प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प आपके सामने 14 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर या 11 नवंबर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है 14 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब हम बचे हुए अगर विकल्पों की बात करें तो 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टीकाकरण दिवस। विश्व टीकाकरण दिवस याद रखिएगा। 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस। और याद रखिएगा कि निमोनिया नाम का जो विकार होता है, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लंग्स, फेफड़ा। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लंग्स या फेफड़े प्रभावित होते हैं। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस याद रखिएगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारी आज की श्रृंखला का है, अभी हाल ही में हर्ष संघवी को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है और हमारी श्रृंखला में लास्ट के 1 से 2 प्रश्न जो होते हैं वो सामान्यतः करंट अफेयर से ही होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में हर्ष संघवी को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो सही जवाब है गुजरात। हर्ष संघवी को गुजरात राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। और उप मुख्यमंत्री का पद नोट कर लेना आपको। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का पद गैर संवैधानिक होता है, याद रखिएगा, गैर संवैधानिक होता है, क्योंकि इस पद का वर्णन कहीं पर संविधान में नहीं किया गया है, याद रखिएगा। पहला विकल्प यहां पर दिया हुआ है महाराष्ट्र। पहला विकल्प दिया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में यहां पर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। एक का नाम है एकनाथ शिंदे और एक का नाम है अजीत पवार, याद रखिएगा। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं प्रवेश वर्मा, ये भी याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक, ये भी आपको याद रखना है। और प्रश्न आपसे कहां से पूछा गया था? तो आपसे गुजरात से पूछा गया था। वहां पर अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री के पद पर कौन आसीन हुए? तो हर्ष संघवी। और ये आपको जरूर याद रखना है कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता है, गैर संवैधानिक है, इसका संविधान में कहीं पर वर्णन नहीं है, यह भी आपको याद रखना है। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध महिला क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा को किस राज्य के महिला आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में किस राज्य ने शेफाली वर्मा को महिला आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? 4 विकल्प आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने इनको अपना महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और शेफाली वर्मा आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच रही है, याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच। अभी जो आईसीसी का महिला विश्व कप हुआ था, आईसीसी महिला विश्व कप,
उसमें इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, तो इनको आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, यह भी आपको याद कर लेना है। और यह भी याद रखिएगा कि भारत पहली बार इस वर्ल्ड कप को भारत ने जीता है, और यह जो वर्ल्ड कप है हमारी महिला सशक्तिकरण की टीम या हमारे पूरे भारत की महिला शक्ति को समर्पित है, यह भी याद रखिएगा। और इस मैच में भारत ने किसको पराजित किया, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके भारत ने यह खिताब जीता है। यह जो वर्ल्ड कप है वो भारत ने हासिल किया है, और शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य ने अपने महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। और आईसीसी जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें इनके प्रदर्शन के लिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया है। आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।